और अभी हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। टीटेट में आपका टोटल 30 मार्क्स का आता है हिंदी पेडागोजी, जिसमें से 15 नंबर आपके आएंगे हिंदी साहित्य, हिंदी की उत्पत्ति, उसका विकास और उससे जुड़े व्याकरण। बाकी के 15 नंबर आपके आएंगे हिंदी शिक्षण से संबंधित, कि हिंदी भाषा आप अपने बच्चों को कैसे सिखाइएगा, कैसे प्रेरित करिएगा कि वो हिंदी भाषा की तरफ रुचि रखें, हिंदी भाषा में रचनाएं कैसे करें, या हिंदी भाषा में लिखे हुए अनुच्छेदों को पढ़कर समझें कैसे। किसी भी भाषा के लिए जरूरी है समझ विकसित करना। आप दूसरे विषयों में आप उन चीजों में सीखते हैं, कुछ तथ्य सीखते हैं, पर भाषा में सीखने के लिए आपके पास सिर्फ रहता है उस भाषा को सीखना जिसमें आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, भाषा का मतलब ही क्या होता है कि वैसी ध्वनियां जिनके सहयोग से हम अपने मन के विचारों को दूसरे किसी भी इंसान तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो मौखिक रूप में हो, चाहे वो सांकेतिक रूप में हो। भाषा के अंतर्गत ही सांकेतिक भाषा आएगी, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। अलग से कोई टर्म नहीं है सांकेतिक भाषा का, वो आप जब बोल रहे हैं मौखिक भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बोलने के समय आप तरह तरह की भाव भंगिमाओं का प्रयोग करते हैं, वही क्या हो गया, सांकेतिक भाषा हो गई। हिंदी भाषा के टर्म में जब हम हिंदी पेडागोजी की बात करेंगे, हिंदी ये कहां से आई, प्रश्न आता है कि हिंदी कहां से आई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई। तो हमें पता है कि हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, संस्कृत से। अब ये संस्कृत भाषा की उत्पत्ति की बात करेंगे तो वो कहां से हुई, या फिर प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, हिंदी लिटरेचर हो या आपका इंग्लिश लिटरेचर हो, दोनों में ये प्रश्न आ सकता है कि संसार में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, या कितने भाषा परिवार हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, या इंग्लिश किस भाषा परिवार की भाषा है, इसकी लिपि क्या है, इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, सबसे पहले हिंदी में लिखी किताब कौन सी हो सकती है, या किन के अनुसार हिंदी का क्या क्या मतलब है। तो ये सारे टर्म्स जो मैंने कहा कि 15 नंबर जो आएगा साहित्य की तरफ से या व्याकरण की तरफ से, उसमें ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, और पेडागोजी का क्वेश्चन अलग रहेगा। वो सीडीपी के आपने जो बाल मनोविज्ञान पढ़ा है उससे जुड़े हुए रहेंगे कि कैसे हिंदी भाषा शिक्षण को आप मनोविज्ञान में जोड़कर देखिएगा। हम लोग अभी पहले थोड़ा सा देखेंगे हिंदी की उत्पत्ति कि ये कहाँ से हुई है, कैसे हम बात कर रहे हैं कि हिंदी हमारे भारत की भाषा है, कैसे बोलना सीख रहे हैं, कैसे मातृभाषा, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में 80% लोगों की मातृभाषा हिंदी रहती है ना। तो जरूर है कि हमारे मूल में है हिंदी भाषा। कहां से आई, देखते हैं कि पूरे विश्व को बांटा गया 4 भौगोलिक क्षेत्र में। 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर पूरे विश्व को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है भाषा के आधार पर, और इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में कुल 18 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं, 18 भाषा परिवार हैं। आप ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखिए, क्योंकि आपको कहानी तो पढ़ना नहीं है, आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा हिंदी का विद्वान नहीं बनना है आपको यहाँ पे। ठीक है, टोटल कितने क्षेत्रों में बांटे, हमने 4 भागों में बांटे। उन 4 भागों में कुल कितने भाषा परिवार थे, 18 भाषा परिवार थे। इसमें से एक भाषा परिवार है यूरेशिया। क्या है, यूरेशिया भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी आती है, अंतर्गत आने वाली भारोपीय, इसको बोल्ड में लिख लीजिएगा, भारोपीय भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार में कौन आती है, हिंदी आती है। क्लियर, समझ गए हम इसका बेस कहां से है।
ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार में कौन सी आ रही है? हमारी हिंदी आ रही है। थोड़ा इसका एक डायग्राम है वो देख लेते हैं, उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसे हिंदी आ रहा है। नेक्स्ट पेज जाओ। हमने कहा 4 भौगोलिक, कौन सा? ठीक है, करूं नेक्स्ट। हमने कहा 4 भौगोलिक क्षेत्र, कितने भाषा परिवार? 18 भाषा परिवार। शुरुआत करते हैं। 18 भाषा परिवार, उसमें एक आया, कौन सी भाषा परिवार से हमारा आ रहा है? यूरेशिया। यूरेशिया में कुल 10 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? नहीं, यूरेशिया में आए पहले भारोपीय में, जिसमें हमने कहा कि हिंदी है हमारी। भारोपीय, भारोपीय को बांटा गया 10 शाखा। कितनी शाखाएं हैं इसकी? 10 शाखाएं। और 10 शाखाओं को हमने बांटा 2 वर्ग। कितने वर्ग? 2 वर्ग। एक वर्ग है सतम, एक वर्ग है केंतुम। ठीक है, और इस सतम में आती है भारतीय ईरानी भाषा परिवार, जिससे आपका हिंदी आया है। ठीक है, कौन सा आता है इसमें? भारतीय ईरानी भाषा परिवार। केंतुम में बाकी विश्व में बची बहुत सारी भाषाएं हैं, वो वहां पर आ जाती हैं। हमें मतलब है किससे? शतम से। शतम में क्या आ रहा है? भारतीय ईरानी भाषा परिवार आ रहा है। और इस भारतीय ईरानी भाषा परिवार को फिर 3 भागों में बांटा। किसने बांटा? गियर्सन ने बांटा। गियर्सन का नाम आप सुनेंगे हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो गियर्सन ने बांटा है भारतीय ईरानी भाषा परिवार को, फिर 3 भागों में बांटा है। ठीक है, इसको हम यहां से देखते हैं कि ये भारतीय ईरानी भाषा परिवार फिर 3 भागों में बटी है। किसमें? भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा जिसे हम कहते हैं हमारी पूर्वजों की भाषा, वैदिक संस्कृत की भाषा, लौकिक संस्कृत की भाषा, ये उसमें आ जाएगी। उसके बाद दूसरा है दरद और तीसरा है ईरानी। ठीक है, पहला ये भारतीय ईरानी भाषा परिवार, इसको 3 भागों में बांटा। किसने बांटा? गियर्सन ने। गियर्सन ने गियर्सन ने क्या किया? इसको बांटा 3 भागों में, भारतीय आर्य भाषा, दरद और ईरानी। ठीक है, दरद का मतलब होता है पहाड़ी भाषा। साधारणतः उस समय क्या था, जितने भी पहाड़ी इलाकों की भाषा थी उसको दरद कहा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें, हमारी भाषा कहाँ से आ रही है? हमारी भाषा आ रही है यूरेशिया, भारोपीय, उसकी 10 शाखाएं, उसके 2 वर्ग, 2 वर्ग में सतम, सतम में आ रही है भारतीय ईरानी भाषा परिवार। भारतीय ईरानी को 3 में बांटा, भारतीय आर्य, दरद और ईरानी। हमें मतलब है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा अब बटेगी 3 भागों में। ये अभी लग रहा है कि कठिन है, लेकिन एक बार सिर्फ शांति से सोचिए कि उतनी पुरानी चीज अभी तक आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो डिटेल्ड में आने तक एडवांस्ड हुआ ना वो भी। एडवांस का प्रोसेस एक बार में हो गया? आप एक बार में जन्म लिए और आज खड़े हो गए हैं? नहीं ना, कितना प्रोसेस चला बीच में। सेम है, यहां से शुरू हुई, यहां तक गई, उसके बाद 3 भागों में बांटा हमने। इनमें प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन भाषा आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या बोल रहे हैं? ओ, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, और सबसे अंत में हम इसे क्या कहेंगे? आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है,
कहेंगे आधुनिक आर्य भाषा। इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है अच्छा से, थोड़ा डिटेल में हम इन तीनों को ही देखेंगे। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत दोनों में क्या अंतर था, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो लौकिक संस्कृत से आई है। जो वैदिक संस्कृत थी उस समय क्या होता था, हम कहते हैं कि वेदों की वाणी वैदिक संस्कृत, उसका मानकीकरण नहीं हुआ था। मतलब किसी को मन करता था कि क लिख दे और उसका उच्चारण वो अ की तरह करे, जो जिसको मन कर रहा था वो अ की तरह उच्चारण कर रहे थे, जिसको मन कर रहा था वो क की तरह उच्चारण कर रहे थे। अब बात हुई कि अब पहले तो ये भी होता था ना कि अगर वेद हैं तो पढ़ने के लिए भी एक आदमी नियुक्त होता था, उसी को राइट रहता था कि तुम ही वेद पढ़ सकते हो, बाकी कोई वेद नहीं पढ़ सकता। और ये प्रश्न आप एसएससी वगैरह दीजिएगा तो पूछता भी है कि वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, या ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे, मुंडक उपनिषद को जो पढ़ता था उसको क्या कहते हैं। आप जो कहीं और का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बस यही प्रिपरेशन हो रहा है और नहीं हो रहा है कुछ। तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2-3 करना चाहिए, कुछ नहीं होता है उससे, आप जनरल नॉलेज ही बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए ना, अगर आपको कोई एग्जाम नहीं भी निकल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप जिस सेक्टर में जाइएगा वहां पे बेस्ट करिएगा। थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए, इधर भी हेल्प हो जाता। तो उस समय क्या होता था कि अलग अलग लोगों को ही ये मिला रहता था अधिकार कि आप वेद पढ़ सकते हैं। इसलिए जो हमारा वैदिक संस्कृत था बहुत ज्यादा मानकीकृत नहीं हुआ था। उसी को क्या किया, बहुत सारे विद्वानों ने मानक बता दिया, हाँ इतने वर्ण रहेंगे, इतने ही स्वर रहेंगे, इस स्वर को यही कहा जा सकता है। मानकीकरण हो गया, उसमें बहुत सारी किताबें, साहित्य लिखा गया, वेदों के इतर, वेदों से हटकर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई संस्कृत में, तब बना लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत तक आम जनता की भी थोड़ी बहुत पहुंच थी। इस लौकिक संस्कृत में ही बाद में जितना भी फेरबदल हुआ या सुधार किया गया या परिमार्जन किया गया, करने के बाद अंत में आपकी हिंदी आई। ठीक है, बीच में बहुत प्रोसेस है। हम लोग देखेंगे प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, इसका समय सीमा क्या है, समय सीमा लिख लीजिएगा। प्राचीन आर्य भाषा का समय है 2000 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट है ना, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, अभी ईस्वी नहीं आया है, ये भी है, 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा थी। प्राचीन आर्य भाषा को हमने दो भागों में बांटा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसमें क्या है, इसका भी मैंने जो बताया अंतर, वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी, लौकिक संस्कृत जिसका मानकीकरण हो गया था, लिख लीजिए ब्रैकेट में कि उसका मानकीकरण हो गया था और ये वेदों की भाषा थी। इसका भी टाइम क्या था, ये 2000 ईसा पूर्व, 2000 बीसी से 800 बीसी तक था। ठीक है, और ये वाला 800 बीसी से 500 बीसी तक था। ठीक है, फुल टाइम उतना था, दोनों को दो भाग में बांट दिए, इतना टाइम तक ये था, उतना टाइम तक वो था। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, संस्कृत वाली थी, हमें बस बेस जानना है, क्योंकि हिंदी विकसित किससे हुई थी, संस्कृत से हुई थी। इसके बाद आ रहा है हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसकी जो समय सीमा थी ये थी 500 बीसी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, इतना इसका समय सीमा था। इसको बांटा गया है 3 भाग में, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आपके प्रश्न जो बनेंगे यहां से बनेंगे। पाली को ही कहा जाता है प्रथम प्राकृत, क्या कहा जाता है, प्रथम प्राकृत। इसको कहा जाता है द्वितीय प्राकृत और इसको कहा जाता है तृतीय प्राकृत। क्लियर है, इसकी समय सीमा भी लिखते जाइए, ये है 500 से
500 से 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से ना, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ये है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ये वाला होगा। ये वाला होगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, या तो कभी कभी पूछ देता है प्रथम प्राकृत किसे कहते हैं, द्वितीय प्राकृत किसे कहते हैं। समय सीमा बहुत कम देता है, समय नहीं देता है। अपनी सुविधा के लिए आप एक बार समय रिवाइज कर लीजिएगा तो वो ध्यान में रह जाता है। मेन प्रश्न बनेगा पाली में रचनाएं एक दो जो बहुत प्रचलित हैं वो कौन सी है, प्राकृत में एक दो रचनाएं हैं वो जो है क्या है। अपभ्रंश से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपभ्रंश से ही खड़ी बोली आई और खड़ी बोली के बाद क्या आई, हिंदी आई। ठीक है, हम लोग अभी अपभ्रंश देखेंगे, ये हो जाएगा तो हो गया, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट पे जाओ। ये जो अपभ्रंश है इसको उस समय जब अपभ्रंश बोली जाती थी, क्षेत्र के आधार पर इसको 7 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, उस क्षेत्र का इस अपभ्रंश को नाम दिया गया और फिर इसमें अलग अलग बोलियां आई। ठीक है, हम देखेंगे 7 कौन कौन से थे। सबसे पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, दूसरा है पैसाची, लिख लीजिएगा अपभ्रंश। तीसरा है ब्राचड़, सौरसेनी, सौर मिटा दूं क्या, सौरसेनी, ब्राचड़, पैसाची, मागधी, मागधी, अर्धमागधी, 3 4 5 और 2 हैं, एक है महाराष्ट्री और एक है खस। खस जिसको बोलेंगे वो पहाड़ी भी रहता है ना, महाराष्ट्री अपभ्रंश और अंत में है हमारा खस अपभ्रंश। ठीक है, सब में अलग अलग बोलियां आती हैं, सबका अलग अलग हिस्सा आता है, किसका क्या हिस्सा है देखते हैं। सौर श्रेणी में क्या क्या आ रहा है, सौर श्रेणी में आता है पश्चिमी हिंदी। प्रश्न यहीं से आते हैं, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का हिस्सा है, किसका है, पश्चिमी हिंदी सौर श्रेणी का। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी भी फिर अलग अलग भागों में डिवाइड होएगी। जगह अभी है आप लोगों के पास, नहीं रहा है ना, उसको अलग से लिख लीजिएगा एक एक स्टार बना के। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये आएगा किसमें, ये आएगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश में। ठीक है, इसके बाद देखिए पैसाची में क्या आएगा, पैसाची में आएगा पंजाब में बोले जाने वाली भाषा पंजाबी और लहंदा। लहंदा कहाँ बोला जाता है, अब पाकिस्तान में बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि अब तो हिस्सा रहा नहीं वो हमारा। अब आता है ब्राचड़, ब्राचड़ में कौन सी बोली बोली जाती है, सिर्फ यहाँ पे आएगा सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा ब्राचड़ में आ जाएगा। मागधी में है, मागधी में आपकी बहुत सारी आएंगी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मैथिली, मगही, बिहारी, बिहारी में ही ये सब आ रहा है ना, ये बिहारी का ही हिस्सा है, सब पार्ट है ये। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मैथिली। इसके बाद आते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी में कौन कौन सी आएगी, पूर्वी हिंदी आएगी और पूर्वी हिंदी में फिर और बटेगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अर्धमागधी में आएगी पूर्वी हिंदी, बटेगी अवधी,
बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? मराठी, बस इसमें आ जाएगी मराठी। ठीक है, और खस में क्या आएगी? खस कहाँ की भाषा है? पहाड़ी हिंदी होगी। नेपाली आएगी, नेपाली भी पहाड़ी भाषा है ना, और उसमें वो भी आ जाएगी। जब पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो कुमाऊनी, मंडवाली, गढ़वाली तीनों आएगी पहाड़ी में। पहाड़ी हिंदी इसमें आ जाएगी कुमाऊनी, मंडयाली, गढ़वाली, और एक मैंने क्या कहा था? पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, मंडयाली, गढ़वाली, हाँ नेपाली। ठीक है, यहाँ पे हमें अब नोट करना है क्या चीजें, आप देखिए जो सबसे जरूरी हैं। उपभाषा, हमने ये सारा देखा, अपभ्रंश में इतनी सारी चीजें बटी ना। जब हम बात करेंगे कि हिंदी एक कंसाइज रूप में, सम्मिलित रूप से हिंदी हम किसे कहते हैं, तो हिंदी हम कहते हैं 5 हमारी उपभाषाएं जो समूह है और 17 बोलियां, सबको मिला के हिंदी कहा जाता है। तो 5 उपभाषा कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, 3 हुआ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, और यहां से जाइए पूर्व हिंदी, कितना हुआ? 4 हुआ। और सबसे अंत में बचेगा, ये सारा इसका पार्ट है बिहारी का ही। बिहारी को कितने भागों में बांटा गया? तो 1 2 3 4 5, ये 5 है उपबोलियां। क्या है? नहीं, उपभाषा। 5 उपभाषा है प्लस 17 बोलियां। जब आप संविधान पढ़िएगा, हमारे संविधान में संशोधन के पश्चात, जब पहले संशोधन नहीं हुआ था तब 14 भाषाएं थी और 3 संशोधन हुए। तीनों संशोधन के बाद अब संविधान में कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। वो 22 भाषाएं कौन सी है? ये 5 उपभाषा, और इस 5 उपभाषा के अंतर्गत बटने वाली 17 बोलियां, सब मिलाकर कुल कितना है? 22। और ये किसमें है? हमारे संविधान में। अभी जो वास्तविक रूप से जो संविधान लागू है उसमें, संशोधन के पश्चात प्रारंभिक रूप से संविधान की बात करेंगे तब कितनी थी? तब 14 थी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? इन सब को कंबाइन रूप से, कंसाइज रूप से यही कहा जाता है हिंदी। ठीक है, जिसे आपकी राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा है हिंदी? नहीं है। प्रश्न आया था सीटेट 2020 में, राजभाषा कौन सी है? और ऑप्शन में हिंदी था, इंग्लिश भी था, दोनों ये दिया हुआ था। एक जगह इंग्लिश के साथ और एक लैंग्वेज दिया हुआ था, हिंदी के साथ इंग्लिश था और एक लैंग्वेज दिया हुआ था। तो आपको दिमाग में रखना है 2 ही राजभाषाएं हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और ये कहा गया है कि जब तक हिंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, अंग्रेजी में सारा कार्य होगा और वही स्वीकार्य होगा, कोई गलती होने पर भी। सोचिए, हिंदी वाले को हिंदी पे ही भरोसा नहीं था कि गलती होने पर एक्सेप्ट आप इंग्लिश वाला ही करते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा रहेगा, सीटेट के क्वेश्चन पेपर में भी, या आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, अगर वो दोनों लैंग्वेज में बाइलैंग्वेज है, कि गलती होने पर इंग्लिश वाला ही वर्जन मान्य होगा। पढ़िएगा, आप एग्जाम देते हैं तो पढ़ते हैं पूरा डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा रहता है। ये क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? कितना हुआ? 5 उपभाषा और 17 बोली मिला के बना 22 भाषा अभी हमारे संविधान में है। हमारे संविधान के अनुसार राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। संपर्क की भाषा हिंदी है ना? संपर्क की भाषा हिंदी है। अब भारत में कहीं भी जाइए हिंदी थोड़ा बहुत लोग समझते हैं, दक्षिण में भी जाइए तो वहां थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दक्षिण में अभी तक वैसा विकास नहीं हुआ है। कोशिश है, देखिए कब तक होता है। यहाँ तक क्या वो लोग इंग्लिश समझता है? इंग्लिश वो लोग बहुत समझता है, या फिर सांकेतिक भाषा, अब खाना पीना मांगना हो तो ऐसे ऐसे करिए, वो समझ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बहुत ज्यादा हिंदी में नहीं देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, अभी है बहुत कुछ, पर आज इतना, ताकि आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिए, समझ जाइए। ये हो गया आपके लिटरेचर का पोर्शन जो हम लोग हिंदी लैंग्वेज के लिए करेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके सीडीपी पे, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग कैसे करेंगे? जब सीडीपी पढ़ेंगे हिंदी का, तो
हम लोग 15 नंबर वाला भी करेंगे और उधर वाला भी करेंगे। तो ये हो गया हमारे लिटरेचर साइड का। अब हम लोग आते हैं हमारे पेडागोजी साइड पे कि क्या करना है, लैंग्वेज के रूप में क्या समझेंगे। हमारे पास लैंग्वेज क्या करते हैं, आप सीखते हैं नहीं, आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। हमेशा दिमाग में रहिएगा कि लैंग्वेज आप हमेशा एसिमिलेट कर रहे हैं, खुद के अंदर आत्मसात करते हैं, लैंग्वेज सीखते नहीं हैं। आप क्या कर सकते हैं पूरे लाइफ लॉन्ग, ये जो आपका स्किल है भाषाई कौशल, उसका विकास करते हैं। स्कूल में आपको लैंग्वेज डेवलप कराने का उपाय किया जाता है, आपको लैंग्वेज सिखाने का नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज आप क्या कर रहे हैं, आप एसिमिलेट कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश मातृभाषा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट में मत रहिएगा, इंग्लिश लर्न कर रहे हैं और हिंदी आप एसिमिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब चार चीजें होती हैं, लर्न, राइट, क्या है ये, एस छूट गया जी, क्या है ये, हाँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये यही टर्म चलेगा। आप पहले सुनिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक बात बताइए, जंगल में एक बच्चा को छोड़ दिया गया, कुछ दिन पहले न्यूज में भी आया था कि एक औरत पकड़ी गई है जंगल से, बचपन में ही जंगल में थी यूरोप में, तो वो जानवरों की तरह बिहेव कर रही थी, उसको बोलने नहीं आ रहा था। क्यों बोलने नहीं आ रहा था, वो तो ह्यूमन है। और चॉम्स्की के अनुसार हम सबके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी रहता है, तो जब एलईडी है हमारे अंदर तो वो औरत बोलना क्यों नहीं सीखी, क्योंकि वो सुनी ही नहीं। तो अगर लैंग्वेज आता है तो सबसे पहला लैंग्वेज अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, सुनना जरूरी है। आप सुनिएगा ही नहीं तो आप कभी बोल नहीं पाइएगा। क्यों, आपके पास उच्चारण नहीं है। अगर आप इसको एल बोल रहे हैं तो आपने सुना है हजारों बार कि उसको एल बोलना है, अदरवाइज आप उसको क्या बोलना है आप देखते ही रहिएगा। आप बोलने के लिए कंफ्यूज हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर कुछ भी बोलिएगा तो पूरे विश्व में जो हम लोग ने संकेत डिसाइड किए हैं कि इस लैंग्वेज का ये संकेत है, वो तो रहेगा ही नहीं, तब एक रूपता रहेगी ही नहीं, तो भाषा का कोई फायदा ही नहीं है। आप अपनी भाषा में ब्ला ब्ला बोलिए, वो अपने भाषा में ब्ला ब्ला बोले, कोई किसी की लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। जो हमारा लैंग्वेज है किस लिए, अपनी इफेक्टिवली अपने थॉट को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। जब वो काम ही नहीं होगा तो क्या लैंग्वेज सही है, क्या आप सही उसका यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि साइन सही होना चाहिए, एक साइन दोनों को आना चाहिए, किसको, बोलने वाले को भी सुनने वालों को भी, तभी ना आप समझेंगे। मतलब एक भाषा में बात करने के लिए जरूरी है कि उस भाषा के चिन्हों का ज्ञान आपको हो। प्रोसेस कैसे चलेगा, सबसे पहले सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, फिर एंड में हम लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये होता है भाषाई कौशल। आप ऊपर में लिखिए भाषाई कौशल और लिख के फिर LSRW लिखिए। ये क्या है, ये है भाषाई कौशल, LSRW क्या मतलब है वो लिखिए। ये इसी प्रक्रम में चलेगा, इसी वे में ये काम करेगा। हाँ, ये हिंदी पेडागोजी में आएगा। ठीक है, ये वैसे तो लिटरेचर अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करें तो दोनों में सेम ही चलता है। भाषा कोई भी आप पढ़े, भाषा का पढ़ाने का तरीका बाकी विषयों को पढ़ाने के तरीके से बहुत अलग होगा, क्योंकि बाकी विषय में आप तथ्य समझाइएगा, आप भाषा में तथ्य नहीं समझा रहे हैं। क्या आप समझाइएगा औरंगजेब ने चढ़ाई कैसे की थी, कैसे बनाया था, नहीं है आपके पास कुछ। आप बस बता सकते हैं कि इसका व्याकरण ये कहता है, और किसी भी एक संदर्भ के अनुसार आप इसका यूज कैसे करिएगा। हिंदी भाषा में आपको कौशल विकसित करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप हिंदी भाषा में एक अनुच्छेद लिख कर दिखाइए या किसी यात्रा वृत्तांत का वर्णन करिए। इससे हमको आइडिया होगा कि आप कैसा लिख पा रहे हैं, आप इस लैंग्वेज में कैसा सोच पा रहे हैं, है ना। हो गया यहाँ तक। इसके आगे आप लिखिए, क्रम इसका यही है, इसी क्रम में ये विकसित होते हैं। इस क्रम में क्या करते हैं, ये विकसित होते हैं। साधारण बच्चा इसी क्रम में सीखता है और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर और लर्निंग से क्या होता है, धीरे धीरे ये चीजें और एडवांस्ड होती हैं।
जो बच्चा 7 साल में आपको जब कोई कहानी सुनाएगा तो 10 बार बोलेगा मम्मा शेर था, शेर में जंगल था, जंगल में शेर था, वो रिपीटेडली एक ही चीज बार बार आपको बताएगा, है ना। लेकिन वही बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा और वो कोई स्टोरी सुनाएगा तो बहुत कंसाइज वे में सुनाएगा, एक संक्षिप्त वे में सुनाएगा और अननेसेसरी चीजें उसके वाक्य में नहीं रहेंगी। क्यों? डे बाय डे वो जो लैंग्वेज उसने एक्वायर किया था उसमें वो बहुत एडवांस हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं बच्चों में लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसको हमको वातावरण देना होगा, एटमॉस्फेयर देना होगा जिससे लैंग्वेज डेवलप हो। कैसे होगा? मैंने सबसे पहले शुरू में ही कहा कि उसे सुनना होगा, उसके बाद उसे बोलना होगा। टीचर क्या करती है? बोलती है, जिसको बच्चे सुनते हैं। पर मान लीजिए 1 क्लास का बच्चा है, उसको हम बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं तो ऐसे सुन रहा है, वो 4 लाइन तक अच्छा सुनेगा, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम पहले क्या बोली थी अब क्या बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी उस समय वैसा डेवलप नहीं है। तो क्या जरूरी है उसके लिए? प्रिंट। उसके पास प्रिंटेड मटेरियल्स होना चाहिए, उसके पास छपा हुआ किताब होना चाहिए जिसमें फोटोज हो सकते हैं, चित्रों के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छा समझेंगे, रंगों के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आपको भाषा पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? आपको प्रिंटेड मटेरियल्स चाहिए। चाहिए? पॉइंट करिए और लिखिए, प्रिंटेड मटेरियल्स भरपूर मात्रा में होना चाहिए, है ना। बाल साहित्य होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए। हेडिंग दीजिए, कैसे हम स्किल डेवलप करेंगे? भाषाई कौशल का विकास। ठीक है, लैंग्वेज में तो हम लोग बस उसको ही ना डेवलप करेंगे कि कैसे वो बोलना सीखे, इस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे। हेडिंग दे दीजिए, भाषाई कौशल का विकास। प्रिंट समृद्ध वातावरण मतलब प्रिंटेड मटेरियल पूरा होना चाहिए। ठीक है, बाल साहित्य देना चाहिए हमें। उसके अलावा किताबें, किताबों के अलावा आप और क्या दे सकते हैं बच्चों को? चार्ट पेपर्स, चित्र वाले ना। और कक्षा की जो दीवार होता है, दीवार पे भी आप देखते हैं कि सारा कुछ बनाया रहता है बच्चों के लिए, तरह तरह की। वो देखेंगे, देखते देखते उनको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, उससे भी वो सीखते हैं। तो जो वातावरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? भाषा से भरा हुआ होना चाहिए, भाषा की चीजें उसमें दिखनी चाहिए। ठीक है, भाषा समृद्ध पोस्टर, पोस्टर युक्त वातावरण। ठीक है, इस तरह से थोड़ा वो इम्प्रूव करेगा। आगे और क्या कर सकते हैं? हर बच्चे को ये छूट देनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे कि अपने लैंग्वेज में आप बात करें। कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको इंग्लिश ही बोलना है। अभी हमारा जो नया आया हुआ है, क्या आया है? एनईपी जो आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 कब आया? तो उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि मातृभाषा में बच्चे को प्राइमरी लेवल पर बोलने की, पढ़ने की आज़ादी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि जब बच्चा, हमें मतलब किस चीज़ से होना चाहिए? बच्चे के सीखने से ना। अब वो किसी लैंग्वेज में सीखे, प्राइमरी स्टेज पर अगर वो चीज़ें समझ जा रहा है, बाद में हम उसे लैंग्वेज भी लर्न करवा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करवा रहे हैं, और फिर उस लैंग्वेज में हम उसको पढ़ना आगे सिखा रहे हैं। लेकिन प्राइमरी बेसिक जो हमको उसको सिखाना है, वो जिस भी लैंग्वेज में वो सीखे, हम उसको उस लैंग्वेज में सीखने की छूट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दूसरा, बहुभाषिता। बहुभाषिता ही ना कहेंगे, बहुभाषिता की स्वतंत्रता दी जाएगी।
मातृभाषा मैंने कहा बहुभाषिता वही रहेगा ना, जरूरी है कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, यहाँ की बच्चे की मातृभाषा नागपुरी है, तो अब क्लास में वो मातृभाषा नागपुरी में बात कर रहा है, ये हिंदी में बात कर रहा है, तो ये बहुभाषिता हो गई ना हमारे क्लास में। इसलिए हमने कहा कि बहुभाषिता की स्वतंत्रता दी जाएगी क्लास में। आप नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए मातृभाषा, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आगे जाके कि बहुभाषिता क्या हुआ, क्योंकि सबकी अलग अलग मातृभाषा है, जरूरी नहीं है कि सबकी मातृभाषा एक होगी। आप केंद्रीय विद्यालय में चले जाइए, अलग अलग स्टेट के बच्चे रहते हैं, तो वहां तो मातृभाषा बहुत अंतर आएगा, आएगा ना। तो बहुभाषा की स्वतंत्रता दी जाएगी। और यहाँ पे एक चीज है, बहुभाषिता को सकारात्मक मानना चाहिए। प्रश्न एक बार आया है ये वाला कि एक टीचर है, क्लास में गई, वो पढ़ा रही है, 3 क्लास की बात है, वो पढ़ा रही है, एक बच्चा खड़े होकर अपनी मातृभाषा में शिक्षिका से प्रश्न पूछता है, वो उसे डांट कर बैठा देती है। तो आपके अनुसार क्या शिक्षिका का ये व्यवहार कैसा है? 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपके अनुसार कैसा है? ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें और एक कुछ ऐड कर देता है, कभी कभी ऐड कर देता है विषय, कि वो भूगोल विषय पढ़ा रही है। जब भूगोल विषय पढ़ा रही है तो क्या आप वहां पे लैंग्वेज की स्वतंत्रता देंगे? 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 3 में भूगोल नहीं पढ़ाया जाता है, और आप लोग महान हैं। आता है प्रश्न, 5 रहेगा, भूगोल आएगा 5 में, ज्योग्राफी आएगा, 6 से आएगा ना। तो ध्यान देना, अगर 6 आ गया, 6 से प्रश्न आ गया कि वो भूगोल पढ़ा रही है, बच्चा उठ के अपनी मातृभाषा में प्रश्न कर रहा है, वो उसे डांट के बैठा देती है और उसे फिर से वापस उसी लैंग्वेज में पढ़ा रही है, गलत है कि सही है? जल्दी, यहाँ सही होगा, क्योंकि आप प्राइमरी पार कर चुके हैं, आपको अब आज़ादी नहीं है मातृभाषा में। ऐसा रहेगा तो 10वां क्लास तक बंगाली लोग बांग्ला ही बोलते रहेगा, आप माथा पीट लीजिएगा, क्योंकि नहीं छोड़ेगा अपना लैंग्वेज। ठीक है, हर लैंग्वेज वाला, भोजपुरी में है तो वो भोजपुरी में ही बोलेंगे, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमारा जो मकसद है एजुकेशन का वो तो बिगड़ जाएगा। तो स्वतंत्रता कब तक रहेगी? जब आप बेसिक में रहिएगा, जब आपको हमें समझाने की जरूरत रहेगी, उसके बाद तो आप खुद समझ जाइएगा कि हमको सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। क्लियर है? आगे क्या है, इसको सकारात्मक मानना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे भाषा की बात आएगी तब तक, दूसरे विषयों की बात आएगी तब हम इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद है, हाँ लिख लीजिए उसको प्राइमरी लेवल तक। देखिए इसमें और एक चीज आती है कि क्या भाषा आप रटवाते हैं? व्याकरण के नियमों को रटवाना कभी भी नहीं चाहिए, ये लिख लीजिए। प्रश्न था कि हिंदी पढ़ाते समय, इंग्लिश पढ़ाते समय व्याकरण से वो विशेषण पढ़ा रही थी बच्चे को, विशेषण पढ़ाने के लिए उसने होमवर्क में बच्चे को ऐसा ऐसा काम दिया, क्या वो काम भाषाई शिक्षण के अनुरूप है? अब आप बताइए, आप होमवर्क करने में क्या दीजिएगा कि रट क्या हो, कि विशेषण की परिभाषा क्या है? नहीं, आप हमेशा क्या करिएगा, आप वहां पर जाइएगा इंडक्टिव मेथड से और आगमन विधि से जाइएगा। आगमन ही हो ना, इंडक्टिव, आगमन विधि से जाइएगा। आपको क्या करना है, पहले एग्जाम्पल्स देना है, आप बच्चे को बताइएगा कि क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी को खड़ा कर दिए, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, ये बहुत अच्छा लिखता है, इसकी लंबाई बहुत अधिक है, फिर आप बताइएगा देखो हर किसी में अलग अलग विशेषता है, ये विशेषता को हमने क्या कहा, हमने विशेषण कहा। तो बच्चों घर जाओ, जितने भी चीजें हैं सबको देखो, सब में क्या क्या विशेषता है लिख कर लाओ। हमने क्या किया, भाषा के अनुरूप बच्चे को होमवर्क दिया, हमने रटने की प्रणाली विकसित नहीं की। लेकिन अगर हमारा होमवर्क को विशेषण किसे कहते हैं लिख कर उसका 10 उदाहरण लिख दो, ये रटने की प्रणाली विकसित की। तो ये तरीका आपको ध्यान देना है कि आप कैसा करिएगा कि रटने की प्रणाली विकसित नहीं होगी। क्लियर है? मतलब व्याकरण में रटवाना नहीं है, व्याकरण के नियम रटवाने नहीं है। समझ में आ रहा है? आप लोग ऐसे ही पढ़े थे विशेषण, जाके रटे थे ना? किस विधि से आएंगे हम लोग? आगमन विधि का प्रयोग करें। बीएड के समय पढ़े थे आगमन विधि, निगमन विधि? क्वेश्चन आता है ये वाला, विधि कौन सा, क्या विधि है? केंद्र से बाहर जाएंगे और केंद्र की तरफ आएंगे, ये है आगमन, ये है निगमन। अब इंग्लिश आप लोग खोज लीजिएगा, प्रोसेस क्या हुआ समझिए। केंद्र की तरफ जा रही है, हमारा तथ्य है, हमने एग्जाम्पल हजारों दे दिए, फिर टॉपिक पे गए। इसमें पहले टॉपिक पढ़ाएंगे फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे।
जब आप मोटर पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ मोटर पढ़ते हैं विज्ञान में, तो कैसे पढ़ाया जाता है आपको? आगमन विधि आपको पहले बताएंगे, बाइक चल रहा है कैसे चल रहा है, घर में पानी वाला चल रहा है वो कैसे चल रहा है, सब में मोटर होता है, कैसे प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस बताते हैं। डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि ऐसा एक चीज होता है जिसको मोटर कहते हैं, अब बच्चों खोजो मोटर कहाँ का है, नहीं, पहले हम एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये जो मेथड है ये हर सब्जेक्ट में ऐसा ही पढ़ाना चाहिए। पर टीचर्स आजकल क्या करते हैं कि वो पढ़ाते हैं, पहले आपको टॉपिक दे देंगे, लिखवा देंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। ये गलत है, आपको वो चीज नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को सिखाना, आपको रटवाना नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आता है कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। तो दिमाग में रखिए कि आगमन क्या है, निगमन क्या है। क्लियर? नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया कि हमें कैसा सिखाना है। अब इसके बाद लिखिए संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट में। क्या कॉन्टेक्स्ट है? बच्चे से मैं बात करूंगी मेला का, कि भाई एक मेला था, हम लोग देखने गए थे, वहां ऐसे ऐसे चीजें थे, और बच्चा हमको इंडिपेंडेंस डे सुनाए। क्या संदर्भ के अनुसार है? नहीं है। संदर्भ अभी हमारा क्या चल रहा है, हम किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, तो बच्चे को उस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस चीज के बारे में उसे भी बोलना चाहिए। संदर्भ के अनुसार अपने शब्दों का प्रयोग। अब क्या है, बच्चा बोल रहा है लेकिन व्याकरणिक त्रुटि है उसमें, व्याकरण के नियमों का सही पालन नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे, पहले उसको बोलने देंगे, वो पूरा बोल लेगा, फिर उसको समझाएंगे कि तुमने ये जो पंक्ति बोली इसको फिर से बोलो, इसका अर्थ देखो, तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है? तो बोलेगा हाँ हो रही है। तो क्यों हो रही है? तुमने ये चीज गलत बोला, तुमने ये चीज गलत बोला। इस तरह क्या होगा, इस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह वो गलत कर रहा है। हमने उसे डांटा नहीं, हमने उसको बिल्कुल नकारा नहीं, उसको बोलने का मौका दिया ना, वो जरूरी है। क्योंकि 10 पंक्ति में कम से कम 5 पंक्ति वो सही बोलेगा, 5 ही गलत करेगा। अगर आप उसको शुरू में ही टोक दीजिए क्या ये लाइन गलत है, आगे का 8 लाइन जो वो अच्छा बोलने वाला था वो भी चला गया। इसीलिए टीचर्स को बोला जाता है कि सुनिए, बी अ गुड लिसनर। आपका बच्चा आंसर कर रहा है, आप सुनिए, अगर गलत भी बोल रहा है तो बोलिए उसको, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है बैठो, अगली बार कोशिश करना, ये वाला थोड़ा सही नहीं बोले हो। ठीक है, ये तरीका है, ये नहीं क्या बैठो तुमको कुछ नहीं आता है, यही होता है टीचर्स का, बैठो तुमको कुछ नहीं आता है। हर किसी को मौका देना, आपको सुनना है बच्चे को, ताकि वो बोलना सीखे। क्लियर है? आगे, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा के प्रति नकारात्मक रवैया, ये वाला लिख लिया आप लोग, संदर्भ के अनुसार लिख लिए है ना? लिख लीजिए, संदर्भ के अनुसार शिक्षण, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको हमको टीचिंग पैटर्न अपनाना है, बच्चे को सिखाना है, संदर्भ के अनुसार शिक्षण करवाना है। यहाँ पे अधिगम लिखिए, लर्निंग, अधिगम क्षमता का विकास करना। शिक्षण तो आप कर रहे हैं ना, बच्चा तो अधिगम करेगा। संदर्भ के अनुसार अधिगम क्षमता का विकास करना, ही दो यार। इसके बाद, हाँ इसके आगे लिखिए, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा के प्रति नकारात्मक रवैया नहीं होना चाहिए। जो हमने पहले ही कहा कि बहुभाषिता जो है वो एक संसाधन है, पॉजिटिव बिंदु है, उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब लिख लीजिए मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के प्रति नकारात्मक रवैया नहीं। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा के प्रति नकारात्मक रवैया नहीं होना चाहिए, है ना? आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। बच्चा अगर सीख रहा है क्षेत्रीय भाषा में भी तो हम उसे मौका देंगे, ये नहीं कि तुमको डांट के बैठा देना। यहां तक समझ में आया कि भाषाई कौशल का विकास आप कैसे कर सकते हैं एज अ टीचर, क्योंकि हमें पेडागॉजी में यही पूछेगा कि इम्प्लीकेशन आप कैसे करिएगा एज अ टीचर। आप टीचिंग लर्निंग जो मेथड है आप उसका यूज कैसे करिएगा बच्चे के ऊपर लैंग्वेज के टर्म। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है आपको? अब हम लोग इसमें देखेंगे कोठारी कमीशन क्या कहता है। यहां पर एंड कर देते हैं।
ठीक है सब कुछ, और कुछ इसमें नहीं बताना। हाँ एक चीज और इसमें आप लोग देखिएगा, हमने पढ़ा ये क्या था, एक्वायर कर रहे थे ना लैंग्वेज, एक्वायर करना और अधिगम लर्निंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले ये देखेंगे, उसके बाद आगे आएंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन और कुछ भी चीजें जो आप लर्न कर रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, कोई भी कंफ्यूजन होगा बीच में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, भाषा साहित्य की तरफ भी और पेडागोजी की तरफ भी, फिर हम लोग उसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ आपका जो सीडीपी का आपका जो सीटेड पेपर देते हैं ना, उसमें हिंदी रहेगा 30, इंग्लिश रहेगा 30, सीडीपी रहेगा 30, और अगर आप साइंस वाले हैं तो मैथ्स रहेगा 30 और आपका पेपर रहेगा। अगर एसएसटी आर्ट्स टर्म से हैं तो एसएसटी का पेपर रहेगा। तो ये आप सारा मिलाकर आता है। सीडीपी आपका 30 रहेगा जिसमें आप 29-30 तक आराम से ला सकते हैं, ईजी रहता है। बस आएगा आपको मैथ्स जिनका रहेगा, थोड़ा मैथ्स टफ रहता है, प्रैक्टिस चाहिए होगी क्योंकि अब तो आप लोग का छूट गया रहता है ना वो सब। मैथ्स थोड़ा एसएसटी वालों के लिए, एसएसटी के क्वेश्चन थोड़ा टफ रहते हैं। ईवीएस लेवल का 1 to 5 ईवीएस रहेगा, उसके ऊपर तो करंट भी आ जाता है, एसएसटी में करंट भी आ जाते हैं कुछ कुछ, तो थोड़ा एरिया वास्ट हो गया पढ़ने का। आप स्कोर कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश 30-30-60 और सीडीपी 90 तो आप ऐसे ही ले आए, बाकी में 10 नंबर तो ले आइएगा। तो ये जो तीनों है इस पर इतना बेसिक रखिए, 30-30 नहीं 20-28 ला रहे हैं, और बाकी जो 2 पेपर आपके बच रहे हैं उसमें आप 15 भी ले आओ तो क्लियर हो जाएगा सीटेड। टॉप तो करना नहीं ना, अपने को पास होना है, तो पास होने से मतलब रखो। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास सर को।